तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान सवाल है, आप जानते हैं, मैं पढ़ता हूं और फिर बताता हूं। लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 से पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तीनों पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स यानी तीनों पॉइंट मेंशन है। आपको बताया गया था, आपको मालूम भी होगा कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उसकी जो प्लेन्स होते हैं उससे वो इनफाइनाइट प्लेन्स पास हो सकते हैं बेटा। ये मैंने आपको बताया था और आपको याद भी होगा। इनफाइनाइट प्लेन्स जाएंगे अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो जब भी आपको 3 पॉइंट दिए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कर लें कि वो पॉइंट कोलिनियर तो नहीं। अगर कोलिनियर है तो इनफाइनाइट प्लेन, कोलिनियर नहीं है तो उसकी इक्वेशन का जिक्र करेंगे। ठीक है, रही पहले पॉइंट की बात कोलिनियरिटी चेक करने की। कोलिनियरिटी कैसे चेक कर सकते हैं, मैं 2 तरीका आपको फटाफट बताता हूं। एक है, देखिए 3 पॉइंट है, मैं लिख देता हूं 1 1 -1, 6 4 -5 और -4 -2 और 3। इसको मैं ए बोल देता हूं, बी और सी। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो मैं अगर ए बी वेक्टर का निकालूं तो क्या दिख रहा है, 6 में से 1 गया 5, देख पा रही है। डीआरस निकाल दूं सीधे, अगर मैं वैल्यू नहीं भी लिख रहा हूं तो और शॉर्ट कर देता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं, समझना मेरी बात, डीआरस ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर। तो 6 डीआरस क्या हो, 6 में से 1 गया 5, बी में से 1 घटाते हो, बाद वाले में से पहला वाला, 4 में से 1 गया 3, -5 में से -1 गया -4। अब इसी तरीके से निकाल लीजिए डीआरस ऑफ बी सी। अब इसके -4 में से -6 तो -10, -2 था ना, हाँ, -2 में से -4 तो -6 और 3 में से -5 यानी 8। अब देखिए ये दोनों डीआरस ना प्रोपोर्शनल है, देखिए आपस में 3/-6 और -4/8, देख रहे हैं, दे ऑल आर इक्वल, दे आर प्रोपोर्शनल, है ना। अगर ये देखो -1/2 के फॉर्मेट में चल रहे हैं, ये प्रोपोर्शनल है, इसका क्या मतलब है, इसका साफ मतलब है कि ए बी और बी सी आपका कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयर आर इनफाइनाइट प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। तो पहले वाले का आंसर है 3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन जाएंगे। ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्चुअली बताया। दूसरा समाधान, आप इन तीनों पॉइंट्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मेंशन कर लीजिए। वही चीज है जो मैंने लिखी है, लेकिन जैसे आपको आसान लगे, मैं सारे मेथड आपको बता दे रहा हूं। अगर ये 3 पॉइंट की वैल्यू 0 होती है तो कोलिनियर है। अरे ये वही हो गया यार, ट्रायंगल वाला फॉर्मेट है ना, वो कोऑर्डिनेट वाले में। तो ये इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो ये कोलिनियर है, 0 ना आए तो कोलिनियर नहीं है। मुझे ये रास्ता बड़ा आसान लगता है, वो दिखता फटाफट हो जाता है, लेकिन एनीवे सीख रहे हैं तो इसको भी सीखेंगे। तो मुझे ये पॉइंट यहां ये लिखे तो मैं ऊपर ले जा सकता हूं इसको। तो बच्चों इन पॉइंट्स को डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो मैं लिख लेता हूं 1 1 -1, 6 4 -5 -4 -2 और 3। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर 0 आ जाए तो कोलिनियर है, नहीं आई तो नहीं है। 1 लिखते हैं, रो और कॉलम गया, 4 3 जा 12, ये 5 -5 -2 -10 +10 और माइनस लगा है -10। फिर इसमें आ गए -1, आराम से आप ओपन करके देख लीजिएगा, रो कॉलम, 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस प्लस 20 आ जाएगा यानी -20 और प्लस ये -1 है यहां, तो -1 रो कॉलम -12 और यहां वैल्यू हो गई माइनस और प्लस हो जाएगा +16। तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आनी चाहिए, 2 रहा और यहां आ जाएगा -2 बन जाएगा +2 और यहां आ जाएगा 4 -4 और ये देखिए वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं और जैसा आपको पसंद हो। मुझे तो ये बहुत सरल लगता है, दिखने लगता है मुझे तो ये, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू।
पॉइंट ये है कि जब भी 3 पॉइंट से आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, फर्स्ट यू हैव टू चेक ये 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। अगर कोलिनियर है जैसा इस केस में है तो हम आंसर सीधे क्या लिख देंगे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ planes passing through these 3 points, these 3 collinear points। बस ये पहली कहानी हो गई साहब। दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे के लिए मुझे तो पहले इसको खिसका के लाना पड़ेगा क्योंकि सवाल ही गायब हो चुका है। तो मैं इसको पकड़ता हूं और इसको मैं छोटा कर लूँ तो जल्दी हो जाएगा ये काम। तो मैं इसको और यहाँ लेके आओ और यहाँ मैं लेके आता हूँ। तो साहब इसको पहुँचा दिया यहाँ। अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये हम लोग पहुँच गए साहब। अब सेकंड की सिचुएशन है, ये कोलिनियर है कि नहीं आपको चेक करना होगा। ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, अपने को दिख ही रहा है। देखिए अब मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊं जैसा आप समझ पाए। ये ए बी सी, तो डी आर्स या आप वही डिटर्मिनेंट लगा के निकाल दीजिए फटाफट, या डी आर्स आप निकालेंगे ए बी के। तो एक में से एक गया 0, 2 में से एक गया 1, 1 में से 0 गया 1। और इसी तरीके से बी सी के निकालेंगे डी आर्स। तो देखिए कितनी तेजी से निकलता है। -2 में माइनस गया, -3 है ही नहीं है तो। और ये 2 में से 2 गया 0 और -1 में -2। तो ये देखिए प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आप जैसे चाहें निकालें, मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, मैं यही लिखता हूं, x माइनस x1, x2 माइनस x1 एंड x3 कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूं, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पे वैल्यू फीड कर देते हैं हम लोग। ये देखिए रखता हूं यहां पर x माइनस x1, ये देखिए हमारा x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ये x2 है। काफी मैं करीब लिख रहा हूं, मुझे लगता है थोड़ा साफ सुथरे तरीके से लिख देना चाहिए। तो x1 और 1 लिख देता हूं, फिर x2 मैं यहाँ का 1 लिख देता हूं और x3 यहाँ का मैं -2 लिख देता हूं। इसी तरह y1 ये 1 लिख देता हूं, y2 ये मैं 2 लिख देता हूं और y3 एकदम आराम से 2 लिख देता हूं। फिर z1 मैं 0 लिखता हूं, z2 मैं 1 लिखता हूं और z3 मैं -1 लिखता हूं। ये सारी वैल्यू लिख दी। अब घटाना जोड़ने का इंतजाम कर लीजिए आप। तो साहब ये इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूं, नीचे आओ भाई। तो x माइनस x1 यहाँ था, ये भी फॉर्मूला दिखना चाहिए आपको जिससे आप बिल्कुल आसानी से कर पाएं। ये देखिए अब यहाँ पर x माइनस x1 था, तो मैं यहाँ लिखता हूँ x और x1 कितना है 1, ठीक। अब यहाँ पर है x2 माइनस x1, तो x2 में से x1 घटाओ, 1 माइनस 1 जा जाएगा 0। फिर x3 माइनस x1, तो x3 है -2 और -1 घटाओगे तो आ जाएगा -3। फिर है y माइनस y1, तो y में से y1 1 घटा दिया। फिर है y2 माइनस y1, 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा y2 माइनस y1। फिर है y3 माइनस y1, तो y3 इज 2 और 2 में से 1 घटाओगे फिर से 1 मिलेगा y3 माइनस y1। अब आ जाओ तीसरे में z माइनस z1, तो z माइनस z1 इज 0, मतलब केवल z ही मिला, हटा दो इसको। फिर आ जाते हो z2 माइनस z1 में, तो ये z2 माइनस z1, तो 1 में से 0 घटाया तो फिर से 1 आ गया। और फिर आ जाती है z3 माइनस z1, तो z3 इज -1 और -1 में 0 घटाओगे तो ये -1 ही आ जाएगा और इसकी वैल्यू बन गई डिटर्मिनेंट की 0। यही इक्वेशन है आपकी, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
तो देखिए इक्वेशन क्या आती है, तो ये वैल्यू हो गई x माइनस 1, रो और कॉलम गया तो -1, फिर आ गया -y माइनस 1, रो और कॉलम -1 इंटू 0 जो कि 0, और फिर हो गया ये +3। आप देख पा रहे होंगे -3 इंटू -3 माइनस, और पहले से एक माइनस था, प्लस z, रो इंटू कॉलम 1 इंटू 0 रहा 0, और -3 एक माइनस पहले से था तो आ गया +3 बराबर 0। अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है, तो ये -2 है तो ये हो गया -2x, +2 हो गया बेटा। यहां पर आ जाओ, ये -2 है तो -2x, माइनस प्लस 2x आ गया। यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3y, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस आ गया 3, और यहां पे आ गए तो वैल्यू रही z इंटू 0 तो 3z आ गया बेटा। तो ये वैल्यू बनी -2x -3y प्लस 3z, और 3 2 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप आसानी से इससे लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 5, और ये आपकी इक्वेशन देखिए आपके हाथ में आ गई है। 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 5। इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। चलते हैं इसके अगले सवाल पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इंटरसेप्ट। इसका सॉल्यूशन करेंगे अभी हम लोग। फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन दिस वन। अब देखिए आपको मालूम है जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता था प्लेन का, आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए ये एक प्लेन है तो इसका ए एक्स ओ वाई जेड, ए इंटरसेप्ट इधर, बी इंटरसेप्ट इधर, और सी इंटरसेप्ट जेड एक्सिस पर। तो इसकी इक्वेशन होती थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। इसे बोलते थे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, इसी की मदद लेने वाले हैं। इसको हम लोग, ये जो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5 को इसमें कन्वर्ट कर देंगे और इंटरसेप्ट जो कट ऑफ कर रहा है उसको बड़े आराम से निकाल लेंगे। आइए तो हम लोग इसको 5 से कर देते हैं पहले डिवाइड। तो 2x बाई 5 प्लस वाई अपॉन 5, ये वैल्यू हो गई माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब ऊपर x y z के कोफिशिएंट 1 1 है तो मुझे क्या लिख देना चाहिए, x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5, और इसको प्लस z लिखना होगा मुझे, और नीचे -5 लेना होगा। ये देखिए अब ये बिल्कुल एकदम इससे कंपैरिजन किया जा सकता है। कंपेयर अगर आप करेंगे तो ए बी सी इंटरसेप्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ए इंटरसेप्ट देखिए ये ए की वैल्यू हो गई यहां पर 5/2, ये है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इस तरह बी की वैल्यू हो जाएगी 5, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। और बात करूं अगर मैं सी का, तो सी है -5, यह है इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। बस यही आपका आंसर आ गया। यही इन्होंने पूछा था कि फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ। ये इंटरसेप्ट कट ऑफ हो गए 5/2, 5 एंड -5। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन with intercept 3 on y-axis and parallel to ZOX plane। दो कंडीशन है, अभी इसको करके देते हैं हम लोग। देखिए क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई O X Y और Z। इसको मैं Z2 ना लगे इसलिए Z। अब ये कह रहा है कि जो Y इंटरसेप्ट है वो तो साहब है 3, बहुत अच्छी बात है, लेकिन
जो प्लेन है वो पैरेलल है किसके, ZOX प्लेन के। तो ZOX ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इसके वो पैरेलल है। आपको ये मालूम होगा कि ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन होगी y बराबर 0। आप जो स्ट्रेट लाइन 11th में पढ़ी थी उससे कंफ्यूज मत होना, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। स्ट्रेट लाइन में क्या चक्कर था, 2D की बात कर रहा हूं, क्लास 11th की 2D की बात कर रहा हूं। इसमें जब आप y इक्वल टू 0 बोलते थे तो वो x एक्सेस की इक्वेशन होती थी। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं 2D ज्योमेट्री में। लेकिन 3D ज्योमेट्री में जब y, क्योंकि यहां पर इक्वेशन जो होती थी वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये चला करती थी इक्वेशन ऑफ लाइन की। और यहां पर अगर आप ऐसे लिख देंगे ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, तो ये प्लेन की इक्वेशन होती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर y इक्वल टू 0 का मतलब था x एक्सिस 2D ज्योमेट्री में, लेकिन 3D ज्योमेट्री में y इज इक्वल टू 0 का मतलब है प्लेन। और कौन सा प्लेन हो गया, ZOX प्लेन। ठीक, तो ये प्लेन की इक्वेशन है z। अब ये कह रहे हैं कि हमारा जो y इंटरसेप्ट है वो 3 है, यानी ये जो प्लेन है ये कहीं यहां पर है जो 3 इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ये देखिए ऐसा कुछ प्लेन होगा, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अंदाजे के तौर पे। तो इस प्लेन की ये y बराबर 0 था, ये ओरिजिन वाला, और ये हो गया y इज इक्वल टू 3। तो इसकी जो इक्वेशन है, इसका जो आंसर है वो हो गया y इज इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा ZOX y इज इक्वल टू 0 प्लेन था, यही प्लेन y इंटरसेप्ट 3 काट रहा है, तो y इज इक्वल टू 3 वैल्यू हो गई प्लेन की। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कि ZOX के पैरेलल है और इसका y इंटरसेप्ट आपका 3 है। इस तरह से सवाल करेंगे, मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है जिससे आप बिल्कुल फंडा आपका क्लियर हो जाए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9, और इसको भी देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से जा रहा है और साथ में इस पॉइंट से भी जा रहा है। आपको मालूम था, मैंने काफ़ी जो कॉन्सेप्ट वीडियो हैं जो पढ़ाया है उसमें बहुत तसल्ली से आपसे बातचीत की है। ये अगर दो प्लेन है, प्लेन का नाम पाई 1 पाई 2 बोलते हैं, तो ये प्लेन है, इन प्लेन का इंटरसेक्शन ये पॉइंट है, यहां से दोनों प्लेन जा रहे हैं। यहां से जब आप तीसरा प्लेन ले जाते हैं तो वो प्लेन एक सिंगल प्लेन नहीं होता, फैमिली ऑफ प्लेन्स होता है। कहने का मतलब इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं, एक प्लेन ऐसा हो जाएगा, दूसरा प्लेन घुमा दीजिए ऐसा हो जाएगा, और बहुत सारे प्लेन ऐसे आप घुमा घुमा के बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स विच आर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू गिवन प्लेन्स। बात समझ में आई। लेकिन ऊपर से इन्होंने क्या कहा है कि ये एक पॉइंट है P जो 2 to 1 है, उससे पास हो। अब ये यूनिक पॉइंट हो गया क्योंकि यहां से ऐसे जो प्लेन था, ऐसे प्लेन समझ लीजिए हथेली मेरा प्लेन है, ये प्लेन के इंटरसेक्शन जहां पर ये है वहां से सैकड़ों प्लेन जा रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होना है उस प्लेन को, इसलिए वो यूनिक प्लेन हो जाएगा। खैर आपको बात कुछ हद तक समझ में आई होगी। पाई 1 मान लेते हैं इस प्लेन की कहानी है, पाई 2 इसकी इक्वेशन ये है। तो मैं कोई भी फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन of the given planes पाई 1 एंड पाई 2, इसका नामकरण कर दिया। ठीक है साहब, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा, और ये दूसरे वाले की इक्वेशन x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर लेमडा क्या है, लेमडा की स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज लेमडा? लेमडा इज ए स्केलर, कोई रियल नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है। बहुत अच्छी बात। ये फैमिली ऑफ कर्व्स हो गए, लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट प्लेन्स आते जाएंगे।
अब ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन 2 to 1 से जाता है, तो इस प्लेन में 2 to 1 सेटिस्फाई करा दो। कहां से जाता है? 2 to 1। वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, तो 3 2 2 और 1। देखिए x की जगह 2 रख रहे हैं, y की जगह 2 रख रहे हैं, z की जगह 1 रख रहे हैं। यहां से हमको लेमडा की वैल्यू मिलेगी और बस काम खत्म हो जाएगा। 3 2 जा 6 -2 +2 -4 प्लस लेमडा, यहां 4 5 में से 2 गए 3। अब ये देखिए 2 से 2 कट गया, ये बचा 2, तो 2 + 3 लेमडा = 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाती है यहां पर? -2/3। ये देखिए लेमडा की वैल्यू होगी -2/3। इस लेमडा को आप सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में और आपको प्लेन की इक्वेशन मिल गई। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 3x - y + 2z - 4 और लेमडा की जगह -2/3 x + y + z - 2 = 0। अब देखिए एलसीएम फिलसीएम लेने का मतलब क्या करो, 3 से कर दो मल्टीप्लाई, ये 3 नीचे वाला निपट जाएगा। तो ये हो गया 9x - 3y 6z - 12 -2x - 2y -2z + 4 = 0। अब देखिए ये 9x में 2x घट गया तो वैल्यू आ गई 7x। -3y में ये -25 ऐड हो गया तो -5y। 6z में ये 2z कम हो गया तो वैल्यू आ गई 4z। अब जो कांस्टेंट्स हैं उसको एक साथ कर लेते हैं, तो -12 और ये +4 तो -8 आ गई वैल्यू, और यही इक्वेशन हो गई। दैट्स ऑल। देखिए कितना सरल है, कहीं कोई बात और डरने की जरूरत नहीं है। बड़े सिंपल तरीके से ये आंसर निकाला जा सकता है। आप देखिए इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत ही आसान है, 3D सीक्वेंस में पढ़िए, सब कुछ आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। 10 में थोड़ी सी यहां पर मिसप्रिंटिंग थी तो मैंने मोटा मोटा डॉट लगा दिया है जिससे आप समझ पाएं। फाइंड दी, टाइपिंग एरर थी, मतलब फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स। वही क्वेश्चन है, बस वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये π1 π2 हमारे दो प्लेन्स हैं और पॉइंट भी दिया है जिस पॉइंट से ये पास होता है। तो कॉन्सेप्चुअली तो आप बात समझ चुके हैं, तो उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं r डॉट 2i कैप 2j कैप -3k कैप ब्रैकेट बंद -7 = 0। ये π1 की इक्वेशन। और दूसरी जो इक्वेशन आई r डॉट 2i कैप +5j कैप +3k कैप, इस 9 को इधर ले आओ = 0। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स क्या हो जाएगी? ये प्लेन की पूरी इक्वेशन r डॉट 2i + 2j -3k, देखिएगा -7, ये देखिए लिखी वैल्यू, प्लस लेमडा और ये पूरी वैल्यू r डॉट 2i + 5j + 3k -9 = 0। ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है। अब ये जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है ये 2 1 3 से भी पास होती है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं 2 1 3 तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये r में ये इसके हिसाब से r क्या बन गया? 2i कैप और फिर रहा 1 × j कैप यानी j कैप +3k कैप। ये r कहां से लिया? ये r यहां से लिया है। बात समझ में आई? अभी r पुट कर दो। r पुट करने के बाद हमारी लेमडा की वैल्यू निकल आएगी, वापस जी में पुट करनी होगी। तो चलिए मैं इसको एक बार लिख के दिखाता हूं आपको। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट एक बार लिख देता हूं, चलो नहीं घबरा ना जाओ कहीं। 2i कैप
प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, इस r की जगह रख रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट ये 2i प्लस 2j माइनस 3k कैप माइनस 7, ब्रैकेट लगा लो भाई, प्लस लेमडा, फिर r की वैल्यू जो r ऊपर लिखी थी 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, r की वैल्यू रख दी। थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इसको, चलिए यहां तक लेते हैं। और अब डॉट प्रोडक्ट लीजिए तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 आता है। तो ये 2 इंटू 2 यानी 4, j का किया तो प्लस 2, k का किया तो माइनस 9 और साथ में माइनस 7 ये वाला, प्लस लेमडा 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 5 प्लस 5, 3 इंटू 3 9 और बाजू में ये वाला माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए कुछ वैल्यू किससे कटेगी तो काट लेंगे, 4 2 6, इसमें से कट गई, माइनस 1 बचा तो ये वैल्यू आ गई माइनस 10 और यहां 9 दोनों कट गए तो वैल्यू आ गई 9। तो यहां से लेमडा कितना आ रहा है बेटा, लेमडा आ जाएगा आपका 10/9। ये लेमडा हम लोगों ने लिखा है 10/9 और इस लेमडा की जो वैल्यू है, अगर मैं कलर बदलूं और यहीं इस वैल्यू को हम लोग इस वाली इक्वेशन में, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, इस वाली इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और वैल्यू रखते हैं। तो मैं इसको यहां लाके रोकता हूं और साहब r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 7, ये देखिए r की वैल्यू हुआ करती थी, है मतलब और प्लस लेमडा, लेमडा है 10/9 और फिर रही वैल्यू कहां पहुंचे, r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी कुछ नहीं किया, बड़ा आसान है। अब आप क्या करें, 9 से इसको कर दें आप मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 भाग जाएगा, तो यहां से 9 से देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी r डॉट 9 2 जा 18, भाई इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस अगेन 18j 27k और 7 9 जा 63 प्लस 10 से मल्टीप्लाई मार दो तो ये हो गया 20i प्लस 50j प्लस 30k और माइनस 90। बस ये आंसर आ चुका है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग। तो देखिए r डॉट में इसमें से अगर डॉट बाहर निकाल लें, मतलब r डॉट दिस वन एंड r डॉट दिस वन है, तो मैं r डॉट ऐसे करता हूं बाहर और डॉट प्रोडक्ट और 18i के साथ 20j जोड़ोगे तो 38i आ जाएगा, 18 के साथ 50 जोड़ोगे तो 68j आ जाएगा और माइनस 27 के साथ ये 30 आप जोड़ोगे तो वैल्यू आ जाएगी प्लस 3k। ये वैल्यू कितनी रही, माइनस 63 और माइनस 90, दोनों को जोड़ दो तो आ गया 153 इज इक्वल टू 0। आंसर क्या रहा, r डॉट 38i कैप 68j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 153 और ये आपका फाइनल आंसर। दैट्स ऑल। देखिए कितना आसान है, कितने आसानी से ये सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। वेरी सिंपल, इस तरह से क्वेश्चन भी लग जाता है। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान सवाल। देखिए अब इस 11 को क्या बोलते हैं, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन
थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, यानी इस प्लेन π1 कह देते हैं, और इस प्लेन से वो पास होता है प्लेन, और जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। ठीक है साहब, तो प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स हम कैसे लिखते थे हमें मालूम है, मैं इसको लिख दूंगा, सवाल कर चुके हैं पहले, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, इस -1 को इधर ले लिया, प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू गिवन प्लेन्स। बहुत बढ़िया। अब ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, बात समझ में आती है। अब यहां पर एक्स वाई जेड जो लिखा हुआ है इसको मैं एक साथ एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट और जेड के कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख लेना चाहता हूं। तो यहां पर देखिए, अगर मैं एक्स कॉमन लूं तो 1 यहां से मिलेगा और 2 लैम्डा यहां से मिलेगा, वाई यहां से लूं तो 1 यहां से मिलेगा और 3 लैम्डा यहां से मिलेगा। अगर मैं z कॉमन लूं तो यहां से 1 मिलेगा और साहब यहां से मिलेगा 4 लैम्डा। साथ में कांस्टेंट में ये -1 है, ये -1 और -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ दी वही इक्वेशन है, बस को रीअरेंज कर लिया है। अब क्योंकि ये जो प्लेन लिखा हुआ है, इस प्लेन में ये इसका डायरेक्शन रेशियोज रहता है, आपको मालूम ही है, और ये d हो जाएगा। इस तरह लिखते हैं ना, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d करके, तो d तो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट में उधर चला गया। तो ये क्या होते हैं? a1 b1 c1, ये drs होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। और ये जो प्लेन दे रखा है इसके drs क्या है बेटा? तो वही काम, 1 कोफिशिएंट, -1 कोफिशिएंट और 1 +1 -1 +1, ये इसके drs हैं। अब अगर ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर्स हैं तो इनके drs का a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं, जरूरत नहीं लग रही है, अभी मैं ब्लैक को यूज कर लेता हूं। ये रहा a1, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू a2, इसका वाला 1, फिर ये 1 प्लस 3 लैम्डा और इसका वाला a2 यानी -1 प्लस इसका वाला 1 प्लस 4 लैम्डा, इसका वाला 1 इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं जब कोई प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। a1 a2 b1 b2 वगैरह क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। यही काम यहां पे किया है। अब देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो अब यहां पर देखिए तो आ गया 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा, माइनस में है तो इसको जरा सा मुझे रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, और ये वैल्यू मिलेगी -1 -3 लैम्डा, यहां 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए, 4 में से 3 लैम्डा क्या 1 लैम्डा, तो टोटल बचा 3 लैम्डा, और बाजू में ये बचा रह गया +1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/3, यही लैम्डा निकालना था। इस लैम्डा को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन थी, थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूं। इस वैल्यू में ये देखिए, ब्लैक कलर यूज करता हूं, इस लैम्डा को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं और इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। तो x 1 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा की जगह -1/3, ये देखिए, प्लस y 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z 1 प्लस 4 फिर लैम्डा, और आगे हो गया -1 -5 और लैम्डा की जगह -1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं ऊपर लेके आता हूं और आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर डालेंगे। ये देखिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी अभी, ये वैल्यू रही x 1 -2/3, एक स्टेप और लिख रहा हूं, y 3 से 3 कट जाएगा तो 1 -1
दैट इज 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं z, यहां मिलेगा 1 माइनस 4/3 -1 और ये माइनस माइनस प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, ये 3 - 2 यानी 1/3x मिलेगा, यहां पर y कट खत्म हो चुका है। यहां मिलेगा -1/3z और यहां अभी इक्वल टू क्यों लग गया, अभी वैल्यू आई, यहां पर बात की जाए तो पॉजिटिव का हो जाएगा 2/3। ये देखिए साहब, अब यहां पर अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया x, या एलसीएम लेके अलग कर दो, x - z + 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बस ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, जो उनके इंटरसेक्शन ये 2 है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से पास हो रही थी, साथ में गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर थी। तो इस तरीके से सवाल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मक्खन की तरह सवाल निकलेंगे। चलते हैं इसके अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम लोग। देखते हैं 12 पे क्या चाहते हैं ये। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। ये मिसप्रिंट थी, टाइपिंग एरर, तो मैंने मोटा मोटा गाढ़ा कर दिया है इसको। दो प्लेन के बीच का एंगल, तो दो प्लेन के बीच का एंगल आप जानते हैं, cos थीटा n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड, n2 का मैग्नीट्यूड और इसका पूरे का पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू एक्यूट एंगल के लिए। ये कहानी होती है। यहां पर देखिए तो r डॉट n इज इक्वल टू डी के फॉर्मेट में दोनों इक्वेशन लिखी गई हैं। अब बहुत ही आसानी से हम n1 ये है और n2 ये है, आप पहचान पाए होंगे। अब इनका मैं ले लेता हूं डॉट प्रोडक्ट, बहुत ही आसान सवाल। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो a1 इंटू a2 यानी 2 इंटू 3 6, 2 इंटू -3 -6, -3 इंटू 5 -15 हो जाता है। आ जाओ अंडर रूट में, n1 का मैग्नीट्यूड 4 + 4 + 9, इसका आ जाओ 9 + 9 + 25, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अपने को चाहिए। अभी 6 से 6 तो साफ कट गया, ऊपर वैल्यू मिलेगी 15, एब्सोल्यूट वैल्यू की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और यहां आएगा 8 16 17 √17 और यहां मिलेगा कितना 25 और 9 34 6 43, ये रहा 43। आगे चलते हैं, इसको यहीं हो जाएगा काम। cos थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन रूट, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 731। रूट के अंदर 17 इंटू 43 आप करोगे तो 17 इंटू 43 अंडर रूट 731 मिलेगा। और यहां से आप कह सकते हैं जो थीटा की वैल्यू आई cos इनवर्स 15 अपॉन रूट 731 इज द फाइनल आंसर। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान सवाल है, कितने प्यार से इसको कर सकते हैं। दैट्स ऑल। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान सवाल। देखिए, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल या परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर, मतलब दोनों में से कोई नहीं है, तो उसके बीच का एंगल निकालने को बोला है। आपको मालूम है कि ये कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन लिखे गए हैं। अगर ये, मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा दूं, इसके 5 पार्ट हैं, एक एक करके मैं करता चलूंगा। तो अगर इनको परपेंडिकुलर होना है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए। a1 a2 क्या है, इनके जो ये जो लिखा है ए डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये a1 b1 c1, इसी तरह a2 b2 c2, ठीक है, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। और अगर ये पैरेलल हैं तो इनका ये आपस में प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर होने चाहिए। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो इनके बीच कोई एंगल निकलेगा, और वो एंगल आप कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे cos थीटा, यानी थीटा इसको टू cos इनवर्स कर देंगे। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2
अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, इसी तरह A2 वाला, A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर और रहा C2 स्क्वायर और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस वन। यही कार्यक्रम हमको इसमें करना है। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 है क्या। तो ये A1 देखिए कंपेयर किया, इससे कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम इक्वेशन को, AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D से। अभी D इस तरफ लिखा है तो मैं D इधर ही कर दो इसको उठा के, आप प्लस D से भी कंपेयर कर सकते हो क्योंकि D का तो लेना देना एंगल में कुछ है नहीं। प्लस D इक्वल टू 0 लिख दो, कोई टेंशन नहीं। ये ABC क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं जो प्लेन है उसके नॉर्मल के, ये सब पता है आपको। चलिए साहब A1 देखते हैं। A1 है यहां देखिए 7 कंपेयर किया, फिर B1 देखते हैं 5, C1 देखते हैं 6। D की जरूरत पड़ेगी नहीं कहीं पर हमें, तो उसको लेके चल ही नहीं रहे। बात करते हैं साहब A2 की। A2 हो गया 3, B2 की -1 एंड रही बात C2 की विच इज 4 -10। अच्छा यहां पर यह बात देखने योग्य है। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता दूं, ये जो फिगर्स लिखी हैं ये माइनस में आ जाएंगे। इसका कारण क्या है कि हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं इससे, थोड़ा सा मैं फंडा इधर समझा दूं आपको, प्लस क्यों लिख दिया, तो इज इक्वल टू D। अब ये जो एक्सप्रेशन मैं D लिखता हूं ये पॉजिटिव इन नेचर होता है, पॉजिटिव रखते हैं फिर वैल्यू लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये इसको चेंज कर दें डायरेक्शन कोसाइंस में तो ये वैल्यू क्या मिल जाने वाली है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इस तरीके से अगर इस 30 को इधर ले जाओगे तो मिलेगा -30, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ बात पकड़ में आ रही है? तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए इक्वेशन क्या लिखी है, 7x प्लस 5y प्लस 6z, और ये 30 था, 30 को उधर ले गए तो वैल्यू आ जाएगी -30। हम ये D को हमेशा इधर राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव रखते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -7x -5y -6z इज इक्वल टू 30। अब इसको कंपेयर कर दो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से बेटा, बात समझना। तो ये आ जाएगा देखिए माइनस माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, आगे की बातचीत करते हैं दूसरे वाले के लिए भी। तो इसकी भी कहानी ऐसे ही करोगे, -4 माइनस से मल्टीप्लाई, समझ गए होगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी साहब माइनस प्लस और प्लस। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं लिख दूं एक बार फिर से आपके लिए, 3x -y -10z प्लस 4 था, मतलब अगर उसको ले जाओगे तो उस तरफ आएगा -4, इसको पॉजिटिव रखना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब हो जाएगा 4। ये देखिए -3 + 1 + 10z, इसको ये पकड़ के चले। अब देखते हैं इनमें से क्या कंडीशन मैच आउट होती है हमारी, क्या ये परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए A1 A2 B1 B2 और C1 C2 कर लेते हैं चेक, क्योंकि ये पैरेलल तो है नहीं, -7/3 इन सब के रेशियो के बराबर नहीं है, तो पैरेलल तो है नहीं। लेट्स सी परपेंडिकुलर। तो ये 7 -7 -3 करोगे तो आ जाएगा 21, B1 B2 करोगे तो आ जाएगा -5 और C1 C2 करोगे तो आ जाएगा -60, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। ऊपर से देखिए A1 अपॉन A2 जो कि बराबर है -7 अपॉन -3 के और -5/+1 के, ये आपस में इनके रेशियो बराबर नहीं है। तो ये साहब पैरेलल भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं, परपेंडिकुलर भी नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। इनके बीच में कोई एंगल बन रहा होगा, और वो एंगल बनने की जो कहानी है वो आप समझते ही हैं। तो बच्चों इसके बीच का एंगल निकालते हैं, ये रहा देखिए cos थीटा। अब ये A1 जो ये फॉर्मूला था A1 A2 वाला इधर दिखाया था आपको, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी -65 और 21 घटा देंगे तो आ जाएगा -44।
एब्सोल्यूट वैल्यू तो लेनी है, और यहां पर a1 स्क्वायर 49, फिर 5 का स्क्वायर 25, और फिर रहा 6 का स्क्वायर यानी 36। ये तो कहानी साफ बनी इसकी। और इसी तरीके से दूसरा वैल्यू पकड़ो, वो वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 100। ये देखिए, आगे इसको लेके चलते हैं, सेंटर में ले आते हैं बेटा थोड़ा सा, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू अब लिखते हैं इसको cos थीटा। एब्सोल्यूट वैल्यू है तो 44 ऊपर रहा, इसको ऐड कर दीजिए, 9 5 14 और 6 20 0 2 3 2 5 2 7 7 4 11 रूट 100 110, और ये भी हो जाएगा 110। तो 44 अपॉन 110 22 से डिवाइड हो रहा है, 2 अपॉन 5। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? cos इनवर्स 2/5, एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका साफ आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको चेक करना है हर क्वेश्चन के अंदर। ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट, मतलब ये रहा इसका सेकंड पार्ट। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं। अब जैसा मैंने सारी बातचीत आपको समझाई थी, a1 a2 फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x प्लस वाई 3z इज इक्वल टू 2। बढ़िया कंपेयर हो जाएगी। यहां बात करते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू -5 होगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। कंपेरिजन करते हैं वही ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d से। तो यहां पर a1 जो मिला आपको मिला 2, b1 जो मिला 1 और c1 जो मिला 3। रही बात a2 की, इधर वाले की, तो मिला -1, b2 मिला 2 और c2 मिला 0, क्योंकि z वाला टर्म तो है ही नहीं इसमें। अब इसको देखते हैं, क्या ये देखिए, क्या ये परपेंडिकुलर तो नहीं? a1 इंटू, अगर परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू आपस में 0 होनी चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर है तो, क्योंकि पैरेलल तो ये है नहीं, 2 अपॉन -1 और 1 अपॉन 2 पैरेलल तो है नहीं, रेशियो प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो लेट अस चेक, 2 इंटू -2 इंटू -1 -2, a1 a2 कह रहा है, 1 इंटू 2 प्लस 2 और 3 इंटू 0 यानी 0, और ये वैल्यू हो गई 0 के बराबर। दैट मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात समझ पाए होंगे बहुत आसानी से। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर, थर्ड पार्ट पे। मतलब ये रहा थर्ड पार्ट। इसको रोकता हूं यहां और शुरू करते हैं सवाल। अब आप कंपेयर करना सीख चुके हैं। इस इक्वेशन को लिखते हैं 2x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू -5, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गई वैल्यू 5। बढ़िया। इधर चलते, 3x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव ही है, कोई टेंशन ही नहीं। a1 -2, b1 2, c1 -4, a2 3, यहां कंपेयर कर रहे हैं, b2 -3 एंड c2 इज 6। अब ये देखते हैं कि क्या ये परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है कि क्या है। तो यहां पर ये देखिए, ये पैरेलल दिख रहा है अपने को। क्यों? क्योंकि देखिए a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो वैल्यू आती है -2/3। b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो वैल्यू आती है -2/3। c1 अपॉन c2 निकालते हैं तो -4 अपॉन 6 विच इज अगेन इक्वल टू -2/3। तो यहां पर आपने देखा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या है
प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये प्लेन्स कैसे हो गए? पैरेलल। ये इसका आंसर हो गया। देखिए क्लियर कट तरीके से आपको जो अंदाजा लगे वो कर सकते। नहीं पता कि पैरेलल होंगे तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन पहले चेक कर लीजिए, वो नहीं आएगी क्योंकि अंदाजा लग जाएगा आपको देख के। देखिए साफ तौर पर पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी वो निकालिए, परपेंडिकुलर नहीं आए, पैरेलल चेक कीजिए, वो भी ना आए, फिर एंगल निकालने की बात करेंगे। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पर, पार्ट नंबर डी पर। इसमें देखिए अगेन इसको भी लिख लेता हूं, वही सवाल है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। यहां लिखोगे तो 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाओगे तो -3 -1 से मल्टीप्लाई कर दो और ये वैल्यू बन जाएगी आपको 3। कंपेयर करेंगे वही, a1 कितना आएगा इसका 2, b1 कितना आएगा -1, c1 कितना आएगा 3, a2 कितना आया -2, b2 कितना आया 1 एंड c2 कितना आया -3। अब देखिए ये तो पैरेलल है, ये 2 बाई 2 -1 सबका आ रहा है, तो एकदम क्लियर दिख रहा है, तो भटकाव की स्थिति नहीं है। a1 अपॉन a2 आप निकालो, देखिए 2 अपॉन -2 यानी -2 अपॉन 2 -1 अपॉन 1 या -1 आ गया। इसी तरह b1 अपॉन b2 निकालोगे तो -1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -1। c1 अपॉन c2 निकालोगे तो 3 अपॉन -3 यानी -1। ये देखिए तीनों वैल्यूज बराबर हैं, यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये सब के सब -1 के बराबर हैं। दैट मीन्स ये सब प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 हो जाता है। अब चलेंगे पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये पार्ट नंबर 5 पे आ गए हम लोग। अब यहां देखते हैं हम लोग, ये वैल्यू लिखी गई 4x प्लस 8y प्लस z और इधर लिखोगे तो 8 आ जाएगा। यहां आप 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 लिख दोगे। निकालते हैं हम लोग a1 4, b1 8, c1 1, a2 0, b2 1 एंड c2 इज ऑल्सो 1। अब यहां पर देखिए ये पैरेलल तो है ही नहीं, 4 अपॉन 0 पहले हो रहा है, तो प्रोपोर्शनल नॉट पैरेलल। a1 ये आप समझ गए होंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट b1 अपॉन b2, तो साथ में ये नॉट पैरेलल। अब बात करते हैं ये परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, अगर ये 0 आ जावे तो परपेंडिकुलर, नहीं तो नहीं। 4 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1 सब पॉजिटिव है, कहां से 0 आएगा। 1 इंटू 1 सब भाई सब जुड़ ही रहे हैं, तो कहां से आएगा। ये हो गया 0 प्लस 8 प्लस 1 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दे आर नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी नहीं, इनके बीच एंगल है। तो एंगल निकालने के लिए थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं और एंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो एंगल के लिए आप जानते हैं जो फॉर्मूला लगता था, cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और ये रहा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। बहुत बढ़िया। अब a1 इंटू a2 और b1 इंटू b2 हम लोग कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू आ गई थी 9, तो ऊपर रहा 9। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर यहां लिख देता हूं, नहीं आप 16 आ गया, 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 0 का 0 और 1 1 आप समझ ही रहे हैं, 0 1 1। थोड़ा सा और शिफ्ट करता हूं बेटा, ये रही वैल्यू cos थीटा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी ही है, प्लस आ ही रही है वैसे तो 9 अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी √2। यहां की बात करते हैं 60 70 80 81। बात पकड़ पा रहे होंगे
ये वैल्यू रही √2 दिखाई पड़ रही है आपको। तो 9 और ये 81 का मतलब 81 का रूट है 9, इस 9 से 9 काट दिया तो 1/√2 मिला, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2 एंड विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया साहब, ये आंसर हो गया π/4। दिस इज योर आंसर। ये पांचों पार्ट देखिए कितनी आसानी से हो जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति से करते जाइए, हर सवाल लगता जाएगा। चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 4 पार्ट हैं, बहुत आसान है, मैं थोड़ा रिवाइज कराते हुए भी करूंगा, मजा आएगा आपको। तो साहब, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। ये साहब पॉइंट है, ये इसकी जो पार्ट है कि करके मैं बताऊंगा। पहला पार्ट है कि ये पॉइंट इस प्लेन से कितना दूर है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको याद होगा जो डिस्टेंस निकलती थी उसका फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन √a² b² c²। एक बार समझ लीजिए, सभी में लगा देंगे, ठीक। और ये इस केस में कार्टेशियन में x1 y1 z1 होते थे पॉइंट, यानी पॉइंट P, और प्लेन की इक्वेशन थी जिसको इस्तेमाल किया है ax by cz बराबर d। बात पकड़ में आई। इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा याद दिला दूं आपको। वेक्टर फॉर्म में अगर प्लेन की इक्वेशन r.n इज इक्वल टू d है और पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो a है, तो डिस्टेंस क्या मिलती थी वेक्टर फॉर्म में, मिलती थी आपको मिलेगी a.n माइनस d अपॉन n का मैग्नीट्यूड होल वैल्यू ले लीजिए आप इस तरीके से। तो ये वेक्टर फॉर्म भी है, बशर्ते यहां पे वेक्टर फॉर्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो कार्टेशियन की चर्चा करेंगे, रिवीजन मार दिया जिससे दिमाग में बैठ जाए। बहुत सुंदर बात, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए, इससे कंपेयर किया तो यहां पर a है 3, देख पा रहे होगे आप, तो यहां लिखा 3, इस x की जगह आ जाएगा x1 तो 0, फिर -4 इंटू 0, फिर +12 इंटू अगेन 0, क्योंकि ये देखिए यहां पर x1 y1 z1 है और x1 y1 z1 यहां पर 0 0 है, ये पॉइंट है, केवल d बचा। अब यहां पर लिखा माइनस, ये कौन सा, ये कंपैरिजन इससे कर रहे हैं, प्लेन है, ठीक। तो d हो गया 3 साहब, अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो ये पकड़ा हमने √a² मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, आप पकड़ पाए होंगे। आगे चलते हैं बेटा, ब्लैक कलर यूज कर लूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा। और यहां सब कुछ खत्म होके 3 बचेगा, नेगेटिव साइन भी उड़ा दो। और ये कितना बचेगा बेटा, 144 से 25 169, 13 का रूट, तो ये वैल्यू हो गई 3/13 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस है। ये आंसर आ गया, देखिए कितना आसान, बस पूरा फंडा समझा दिया, आगे समझाने की आवश्यकता नहीं, सीधे हम लोग फॉर्मूला लगा के सवाल को किनारे लगाते रहेंगे। आइए पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में ये पॉइंट है, ये प्लेन है, फिर वही कहानी याद आई। अब यहां पर देखिए मैं इसको कैसे लिख लेता हूं ना, मैं वही कंपेयर करना चाहता हूं। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z और ये आएगा साहब -3। इसको पॉजिटिव रखते तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रही बात 2z इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, इससे कंपेयर करेंगे और d पॉजिटिव बना रहेगा, जो हमें तंग नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। इससे कंपैरिजन हो गया। पॉइंट्स हैं x1 y1 और z1, आप समझ ही रहे हैं। अब मैं लगा देता हूं साहब cos थीटा ax1, याद कीजिए जो फॉर्मूला था, a है -2, तो -2 इंटू x1 ये रहा 3 प्लस
b 1 है इंटू y1 प्लस c -2 इंटू z1 फिर माइनस d और माइनस d यानी -3 हो गया अपॉन अंडर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है इसकी, वो ले लेंगे अभी। इसका स्क्वायर 9 का a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4, इस 1 का स्क्वायर 1, इस -2 का स्क्वायर अगेन 4। ये हो गया मॉडुलस के अंदर या एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की चर्चा। ये रही बात कॉस, ये डिस्टेंस है। कॉस थीटा क्यों लिख रहा हूं भाई, ये डिस्टेंस है, ये अपने को मिल रही है डिस्टेंस। तो यहां हो गया -6, यहां हो गया -2, यहां हो गया -2 और यहां हो गया -3। ये ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी, नीचे आ जाएगा 9 और 9 का रूट होता है 3। आगे समझते हैं बेटा, 6 4 10 3 13, तो वैल्यू आ गई 13/3 यूनिट्स, क्योंकि ये डिस्टेंस है। और ये आपका देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। पार्ट नंबर 2 था, ये भी 13/3 इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके अगले पार्ट नंबर 3 पर, और वही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है। पॉइंट दे रखा है यहाँ, बिल्कुल ठकाठक बढ़िया है। अगर मैं लिखूं a की वैल्यू तो ये हो जाएगी 1, b लिखूं कंपेयर कर ही लोगे 2, और c लिखूं तो लिख दोगे -2, और d लिखूं तो लिख दोगे 9। यहाँ x1, y1 और z1 आपको दिखाई पड़ रहा है, बढ़िया ना। इसको कंपेयर किया इसकी इक्वेशन से, ये x प्लस बी वाई प्लस सी जेड, कहीं से आपको दिक्कत ना आए, इसलिए बार बार मैं लिख रहा हूं कि कहीं कंफ्यूज ना हो। डिस्टेंस की वैल्यू निकालने चले, आप जानते थे a x1, a है 1, x1 है 2 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस d, ये हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू। और नीचे जो वैल्यू लेनी है वो अंडर रूट a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर 4 आ जाएगा, c स्क्वायर फिर 4 आ जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस क्या हाथ लगी, ये रहा 2, ये रहा 6, ये रहा 5 2 जा 10, ये रहा -9 और नीचे आ जाएगा 9 विच इज इक्वल टू 3। ये ऊपर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। आगे देखते हैं, 10 में से 9 गए, 1 बचे, 6 और 1 7 2 9, 9/3, तो वैल्यू आ गई 3। तो 3 यूनिट्स इज द आंसर। देखिए कितना आसान है, 3 इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब इसका चौथे का 4th पार्ट है, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ लास्ट क्वेश्चन। इसको भी देखिए कितने प्रेम से कर लेंगे हम लोग। हम जान ही रहे थे ये x1 है, y1 है और साहब ये z1 है। इसकी चर्चा वही वाली कहानी, इसको लिख दो 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 2ax प्लस by प्लस cz बराबर d से कर दो कंपेयर बेटा। तो यहां पर a कितना मिल जाएगा 2, b कितना मिल जाएगा -3, c कितना मिल जाएगा 6 और d कितना मिल जाएगा 2। सब तो लिख मारा हमने, और x1 y1 z1 देख ही पा रहे हो। रही बात डिस्टेंस की, एब्सोल्यूट वैल्यू a x1 a है 2 और x1 कितना है -6 प्लस b y1 0 प्लस c फिर z1 0 -2 अपॉन a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। देखिए कितने आराम से निकल रहा है। फिर रही डिस्टेंस की बात बेटा, ये हो गया -12, ये दोनों 0 हो गया और -2 ये बचा, अपॉन 36 40 49 यानी 7 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे वैल्यू बची ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से 14, नीचे 7, आंसर आ गया 2। तो 2 यूनिट्स इज द आंसर। देख लीजिए आराम से, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। इस तरह से सवाल कर लेंगे। ये 14 क्वेश्चंस थे, 14 के 14 लग गए। उम्मीद है कि ये आपको सुपर एक्सप्लेन जो मैंने कोशिश की है करने के लिए
छोटी से छोटी बात, ऐसे कैसे वैसे कैसे, ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बहुत मदद करेगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर आप इन लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखते चले, मेरी बात सुनते चलें और थोड़े नोट्स बनाते चले, एक सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो लर्निंग से भरा रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।